नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम हर बार आपको आपका तारुफ किसी एक पर्सनैलिटी से करवाएं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे फनकार जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जॉनी फॉस्टर साहब की। जॉनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीत और मौसीकी से आपका रिश्ता काफ़ी पुराना लगता है। ये रिश्ता कितना पुराना है और कब से इसकी शुरुआत हुई? मेरी खुशकिस्मती ये रही कि एक ऐसे परिवार में जन्म लिया और एक ऐसी जगह में जन्म लिया जो जिसको आप कह सकते हैं कि कल्चरली बहुत रिच, पहाड़ों की गोद में पैदा हुआ। मसूरी उस जगह का नाम है। तो वो जो पूरी जो एक फूलों की और पहाड़ों की और एक जो प्राकृतिक नेचुरल एक जो खूबसूरती होती है वो पैदाइश के साथ मिली। जिस परिवार में पला बढ़ा वहाँ पर एक चर्च की इबादत में मेरे फादर चर्च में प्रीस्ट थे, जो फादर पॉपुलरली कहलाते हैं। तो इबादत का पूरा एक हिस्सा जो चर्च का होता है वो तकरीबन आधा हिस्सा म्यूज़िक से जुड़ा हुआ होता है। तो बचपन से जो आंखें खोली तो ऑर्गन और चर्च के कैरल्स और हिम्स से वास्ता पड़ा और ये सफ़र जारी रहा, चलता रहा। जब भी आपका नाम वहाँ पर आता है या जब भी आपका नाम जहन पर आता था तो सबसे पहले आपका नाम सुनते ही जहन में लगता है कि कोई हिप हॉप या कोई ऐसा कलाकार होगा जो कुछ वेस्टर्न म्यूजिक करेगा। लेकिन जब आपकी शख्सियत सामने आती है और जब मालूम पड़ता है कि आप एक शायर हैं तो ये बहुत अटपटा सा लगता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक आर्टिकल में भी छपा था इस तरीके से, तो उसमें भी कहा गया था कि हु द हेल इज जॉनी फॉस्टर एंड व्हाट इज ही डूइंग इन चंडीगढ़। तो आपको नहीं लगता कि नाम और आपका जो ये बिल्कुल जो कैरेक्टर है एज अ शायर, तो वो बिल्कुल एक दूसरे से कंट्रास्ट है? आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे अक्सर चाहे वो टीवी पर कोई इंटरव्यू की बात हो या दूसरे अखबारात में जिक्र हो तो ये सवाल मेरा पीछा हमेशा करता है कि जॉनी फॉस्टर। एक्चुअली लोगों को आदत है कि जो ऑलरेडी जिनसे उनका वास्ता पड़ा है वो किसी ख़ास एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और मेरा जब नाम आता है तो उनको लगता है कि यार ये तो कोई एक गोवा से निकला हुआ या कोई एक क्रिश्चियन बंदा है तो उसके हाथ में गिटार होना चाहिए और पोनीटेल होनी चाहिए और बहुत ही गॉडी किस्म के इसके पास कपड़े होने चाहिए और आके वो अपने रॉक स्टाइल में। तो लेकिन दरअसल क्या है कि फ़ाइन आर्ट्स कभी नाम नहीं पूछती। मैं जब वहाँ से निकल के हम लोग आए तो शायरी से वास्ता हुआ। जब मैं AMU में अलीगढ़ में आ गया, वहाँ मैंने BA में एडमिशन लिया तो बहुत बड़े शायरों को सुनने का देखने का मौका मिला। शहरयार साहब को सुनने का देखने का मौका मिला। बड़े शायर, अभी उनको बहुत बड़ा अवार्ड एक मिला और मुशायरों में आना जाना शुरू किया। तो कहीं मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे अंदर कहीं कोई जरासीम थे बचपन में। मैं टूटी फूटी शायरी और लिखता था और जो उस वक्त जो घर में रिश्तेदार आते थे, जैसे बचपन में होता ना कि एक राइम सीख ली किसी बच्चे ने तो हर रिश्तेदार के सामने वो उसको पेश करके वो सुनाया था। तो मेरे से जो सुनाते थे वो दो तीन मेरी अपनी कुछ तुकबंदियाँ होती थी। और अलीगढ़ एक बहुत बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है आर्ट और कल्चर की। जहाँ तक बात करें, बहुत बड़े नाम स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ की सरजमी पे पैदा हुए। एक इतना बड़ा नाम जिनके शागिर्दों में तानसेन से लेके बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे लोगों ने उनकी शागिर्दी ली। बादशाह अकबर ने कई बार उनको अपने नौरत्नों में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन वो बहुत ही एक फक्कड़ किस्म के होते। तो अलीगढ़ को ये शर्फ हासिल है कि स्वामी हरिदास जैसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया। और उसके बाद फिर लंबी फहरिस्त है। तो ऐसी ज़रख़ ज़मी पे मुझे आने का मौका मिला, यहीं मैं फिर पढ़ने लगा। तो ये सफ़र जारी रहा और कहीं थोड़ा सा फिर मैं इस तरफ रुझान हुआ। आपने कभी संगीत की तालीम नहीं ली? बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ये खुदा की एक बहुत एक अजीब तरह का मेरे साथ एक करिश्मा है और उसकी भगवान की सीधी नज़र है। बाकायदगी से कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ में एज ए प्रोफेशनल म्यूज़िक या पोइट्री को कुछ अपना आधार या अपना बेस बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने कुछ मौका ऐसा दिया, लेकिन मैं पार्शली जनाब शफ़ी साहब से, सुरेश शर्मा जी से, जनाब शमीउद्दीन साहब से, उस्ताद कमर साहब से वक्तन बवक्तन कुछ बारीकियाँ, लेकिन बहुत बाकायदगी से, जैसे कहते हैं ना बातरतीब ट्रेनिंग। क्योंकि मैं एक सिंपल एक स्टूडेंट था, पॉलिटिकल साइंस में कर रहा था, जैसे कि आमतौर से होता है BA MA करूँगा फिर कुछ और करूँगा, लेकिन खुदा ने कुछ और मेरे लिए सोच रखा था।
और बस इन सब उस्तादों की दुआएं रहीं, शामिल रहीं। मैंने जो भी छोटा मोटा किया है, कुछ अपने उल्टी सीधे धुनें बनाता हूँ और कुछ टूटी फूटी शायरी करता हूँ, और मैं बिल्कुल इत्मीनान में हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी ज़िंदगी से। जॉनी भाई, जो मौजूदा शायर हैं या जो पुराने समय के शायर हैं, तो आपने किन किन शायरों के लिए अपना संगीत ईजाद किया और किस किस के लिए आपने कंपोजिशंस अपने की हैं अपने? गालिब से लेके और जो मौजूदा दौर के जो शायर हैं उसमें शहरयार साहब भी शामिल हैं, उसमें जावेद अख्तर शामिल हैं, उसमें नीरज जी शामिल हैं, उसमें कतील शिफाई शामिल हैं, उसमें फिराक गोरखपुरी शामिल हैं। ये लंबी फहरिस्त है। इन सबको मैंने वक्तन बवक्तन, मोमिन पुराने शायर, उस्ताद शायर, उनको सबको म्यूज़िक का और स्वरों का ताना बाना पहना के कोशिश की है कि इनको मंजर आम पर लाऊं। जॉनी भाई, आज पूरा विश्व फैज़ साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, सारे शायर उसको बहुत अच्छे से मना रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या कंपोजिशन किया है? मुझे मेरी ये खुशकिस्मती रही कि ये तो हम खैर इस साल उनकी जन्म शती सेंटेनियल इन मना रहे हैं। तकरीबन 12-14 साल पहले मैं उनकी कम से कम 10 गज़लों को, उनकी नज़मों को मैंने कंपोज़ किया था, और बड़ी बोलती हुई उनकी गज़लें हैं। नज़्म में एक मौसीकी, एक म्यूज़िक होता है। हर गज़ल या गीत गाने के लायक नहीं होता है। आप अगर 50 गज़लें पढ़ें तो उनमें 20 या 25 गज़लें आपको लगेंगी कि ये गाने लायक हैं, ये म्यूज़िक ढालने लायक हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चश्मे मैगूं ज़रा इधर कर दे, दस्ते कुदरत को बेअसर कर दे। तो अभी मुझे 2 प्रोग्राम में मुझे ये मौका मिला जी। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही फैज़ का जो पहला प्रोग्राम AMU में हुआ, यहाँ पर उनके सेंटेनरी सेलिब्रेशन से रिलेटेड। जॉनी भाई, हम इस सेट का थोड़ा फिल्म म्यूज़िक पर बात करते हैं। हम आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कि आप फिल्म म्यूज़िक को लेकर आपकी क्या सोच है? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो काम होता था वो बहुत डेडिकेशन, और एक वजह ये भी थी कि काम कम होता था, तो जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते थे म्यूज़िक से या शायरी से, लिखने से बात शुरू होती थी और फिर म्यूज़िक तक, उसमें कम लोग काम लेते थे हाथ में और उस पर कोशिश करते थे। पैसा कमाना उनका बहुत बात का एक नज़रिया होता था। आजकल के गाने, और उसमें एक बात ये भी है लतीफ़े की कि वो गाने अब देखने के पर्पज़ से बन रहे हैं, सुनने के पर्पज़ से नहीं। उनमें मसाला लाया जाता है, उनमें 20, हर गाने में 20 लड़कियों की एक ज़रूरी एक है ना, वो होना ही चाहिए। वो गाना जो हिट बन रहा है वो उन लड़कियों की वजह से हिट बनता है, और शायरी और म्यूज़िक की वजह से नहीं। क्योंकि उसमें शायरी में, क्योंकि जो गाने बन रहे हैं, आप चाहे वो शीला और मुन्नी और टिंकू ले लीजिए, बिल्कुल आजकल जो हिट हैं, अगर इनके सामने से सीन हटा दीजिए आप और उस गाने को आप एक कागज़ पे लिखें, है ना, तो आप कहेंगे यार ये शायरी कहाँ है। शायरी अगर आप उसमें ढूंढेंगे आपको शायरी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक मिक्सचर है, लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो मतलब आप मानते हैं शायद यही वजह है कि जो आज का म्यूज़िक है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है? भाई अभी आप देख लीजिए, ये 4-6 महीने पहले ये तीनों गाने नहीं थे, अभी 6 महीने बाद आप देखिएगा ये तीनों गाने फिर नहीं रहेंगे, तो कुछ और गाने आ जाएंगे, कुछ और मुन्नी आ जाएंगे, और शीलाएँ आएंगी और टिंकू बहुत सारे आएंगे, और जी हाँ, लेकिन वो 40 साल पुराने गाने आज भी जिंदा हैं। जॉनी साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ हैं जॉनी फॉस्टर साहब और हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं उनसे, और उनसे जानते हैं कुछ फिल्मी म्यूज़िक के बारे में। जॉनी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिल्म म्यूज़िक की बात होती है, या हम स्पेशली अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की, तो एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं और हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वजह है जो आज भी शास्त्रीय संगीत जवान या युवा लोगों के दिलों में उतनी जगह नहीं बना पाया है? इस चीज़ के लिए कई लोग अलग अलग तरह से जिम्मेदार हैं, हम सभी शामिल हैं थोड़े थोड़े। हमने कोशिश ये नहीं की कि हम इस बड़ी एक रिच आर्ट को कभी बैठ के इसके बेसिक्स को जाने, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी गलती हुई। सरकारी स्तर पर आप देखें तो टीवी पर
जो बड़े जो हमारे ऑडिटोरियम्स हैं वहाँ पर कोई प्रोग्राम, क्योंकि इन प्रोग्राम को करने के लिए बहुत बड़ी एक फंडिंग एजेंसी चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम में बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। सरकारी स्तर पर उसको कभी फ़रोग आगे डेवलप करने की कोशिश नहीं की। जो हमारे बड़े उस्ताद रहे उन्होंने उस लेवल पर आके वो एक रेस तैयार नहीं की, वो एक जनरेशन तैयार नहीं की जो उस चीज़ को अप्रिशिएट करने का ज़ौक़ और शौक़ रखती हो। मतलब आप मानते हैं कि जो पुराने संगीतकार हैं, जो कंपोजर्स हैं, उनको मिलकर कुछ एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो म्यूजिक को समझे और जान सके कि पहले जो म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक है वो है क्या, बिल्कुल, ताकि वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकें। वो फ्रंट पे आएँ और उन टीचर्स की, जो क्लासिकल के जो रीजेंट्स हैं, उनकी मदद करें, उनसे पूछे क्या करना है। एक बड़ी एक सोसाइटी इस वक्त जो बड़ा काम कर रही है, मैं भी उसके साथ कई साल तक जुड़ा रहा, वो एक स्पिक मैके सोसाइटी है, दिल्ली उसका हेड ऑफिस है। वो काम बहुत ही भरोसेमंद और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जौहरी साहब, आपका नाम जब भी आता है तो एक चीज़ है जो आपके नाम के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, वो है देशभक्ति। आपकी गायकी में या आपकी जो आप शायरी करते हैं उसमें उसका जो मेजर पार्ट है वो देशभक्ति का होता है। ऐसा उसकी कोई खास वजह? देखिए, जो आपकी जो सबसे फेमस गज़ल है, दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, तो वो भले ही एनआरआईज़ के लिए है, लेकिन आपकी ज़्यादातर गायकी में या आपकी जो आप कंपोजिशंस करते हैं या आपकी जो शायरी है उसमें हमेशा देशभक्ति एक मेजर एलिमेंट होता है। उसकी क्या खास वजह है? जितेंद्र, देखो, कोई अगर देशभक्ति की बात करता है तो मेरी नज़र में ये कोई अगर नहीं करता, ये अजीब बात है। ये अजीब बात है, बिल्कुल।